हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है दृष्टिकरण। तो आपसे नहीं पूछता है दृष्टिकरण क्या होता है, आपसे पूछता है पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ये दोनों टॉपिक को आज की क्लास में हम सभी लोग सीखने वाले हैं। भले से आपकी क्लास 30 मिनट से ऊपर क्यों ना हो, लेकिन दोनों टॉपिक को आज एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं और आप सभी लोगों को ये टॉपिक को एकदम बढ़िया तरीके से तैयार रखना है ताकि एग्जाम में अगर आ जाए ना तो आप उनको वहाँ पे छाप के आना है। ठीक है, शुरू करते भाई। तो पूर्ण तरंग आपको क्वेश्चन क्या पूछता है कि पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। तो ये पूर्ण दृष्टिकारी वर्ड बार बार आ रहा है, तो पहले क्यों ना दोस्तों हम लोग दृष्टिकारी का मतलब सीख लेते हैं कि दृष्टिकारी होता क्या है। तो दोस्तों दृष्टिकारी जो होता है वह देखो, दृष्टिकारी क्या होता है। दृष्टिकारी एक क्रिया होती है, एक क्रिया होती है। वह क्रिया क्या होती है कि एसी करंट को यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करना। प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करना ही दृष्टिकरण कहलाता है। और क्या परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, दृष्टिकरण कहलाता है। और जिस यंत्र द्वारा यह क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, दृष्टिकारी कहते हैं। तो दृष्टिकारी क्या है, दृष्टिकारी जो है वह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। ठीक है, तो एक नंबर में कभी डिफिनेशन पूछ भी जाती है, नहीं लगभग ये डिफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाती है। दृष्टिकारी से आप क्या समझते हैं, सिंपल सी बात है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, हमारा डीसी कहलाता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हमारे एसी करंट को डीसी करंट में इस ट्रांसफार्मर की सहायता से कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, क्यों ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस सीखने वाले हैं। तो पहला जो अब ये जो हमारा दृष्टिकारी होता है, इस दृष्टिकारी को दो प्रकार से या दो रूपों में बांट के अध्ययन किया जाता है। तो उस चीज़ को मैंने लिख दिया हुआ कि पीएन संधि डायोड को दृष्टिकारी के रूप में निम्न दो प्रकार से प्रयुक्त करते हैं। पहला प्रकार आपके सामने ये है कि पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो ये हमारा हुआ पहला भाई, पहला हेडिंग, पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो इसमें हम सबको क्या लिखना पड़ता है, पहले रचना लिखना पड़ता है। पहले रचना समझेंगे तब जाके हम लोग इसकी कार्यविधि को समझेंगे। रचना का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों बनावट, कैसे कैसे बना हुआ है उसी के बारे में छाप देना क्या कहलाता है, रचना कहलाता है। उसी के बारे में छाप देना क्या कहलाता है, रचना कहलाता है। तो रचना भाई आए देखते रचना क्या है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। और ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो ये है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कैसे पता चलेगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, अगर ये द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या जिसमें ज़्यादा, द्वितीयक कुंडली में जिसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होती है वह होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अगर ये द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या इस वाले से यानी प्राथमिक वाले कुंडली से कम होती तो यह क्या बन जाता, अपचाई ट्रांसफार्मर बन जाता। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये आपका है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, समझ में आ गया ना ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्यों है। तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 और P2 के बीच, प्राथमिक कुंडली प्राइमरी उसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको P1 और P2 लिखा गया है। प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच में प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ दिया गया है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ दिया गया है। और द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल, इसलिए इसको S1 S2 लिखा गया है।
द्वितीय कुंडली के सिरे यशवन पर, यानी द्वितीय कुंडली के सिरे यशवन को, ये पीएन संधि डायोड है। ये क्या है हमारा? पीएन संधि डायोड। और इस पीएन संधि डायोड में इसको हम लोग बोलते हैं पी, इसको हम लोग बोलते हैं एन। द्वितीय कुंडली के सिरे यशवन को पीएन संधि डायोड के सिरे पी से तथा यश2 को लोड प्रतिरोध आरएल, इसको हम लोग बोलते हैं भाई लोड प्रतिरोध आरएल। क्या बोलते हैं? लोड प्रतिरोध। एल मतलब लोड, आर मतलब रेसिस्टेंस, प्रतिरोध है। लोड प्रतिरोध आरएल की सहायता से एन सीरीज को जोड़ देते हैं। फिर से एक बार देख लो, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों, अभी इस चीज़ आपको वर्ड में लिख देना है, इस बार मैं लिखने वाला नहीं हूँ ना, आपको लिख देना है। प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 को प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के बीच में जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली के सिरे यशवन को पीएन संधि डायोड के पी सिरे से तथा द्वितीयक सिरे को या दूसरे सिरे को या यश2 को लोड प्रतिरोध आरएल तथा एन सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तथा निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध की सहायता से या लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों से प्राप्त किया जाता है। ये इतनी चीज़ आपको क्या लिखना है? रचना में लिखना है। ठीक है। रचना बहुत भारी तो नहीं है ना, जो चीज़ें यहाँ पे सामने दिख रही थी उसी चीज़ों को मैंने लिखा हुआ है, बस केवल अपने शब्दों में। ठीक ना, जो चीज़ें आपको सामने दिख रही थी उसी चीज़ों को मैंने शब्दों में बना के बोला हुआ है, और उसी चीज़ को आपको करना क्या है? एकदम बना करके लिख देना है। उसी चीज़ों को केवल करना क्या है? शब्दों में बना के लिख देना है। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार और। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ दिया जाता है, जबकि द्वितीयक कुंडली के सिरे यश1 को पीएन संधि डायोड के पी सिरे से तथा यश2 को लोड प्रतिरोध आरएल की सहायता से एन सिरे से जोड़ दिया जाता है। निर्गत वोल्टेज को आरएल के सिरों से प्राप्त किया जाता है। बस इतना सा लिखना है, इतनी सी बात है। अब इतना नहीं समझ पाओगे, एकदम समझ गए होगे, एकदम याद हो गया होगा, लेकिन आप कॉपी में लिख लेना भाई। याद भले ही से हो जाए, लेकिन आप अपनी कॉपी में क्या करना है? नोट्स करना है। अब देखो, अब इसकी हम लोग आते हैं भाई कार्यविधि। अब कार्यविधि भी देखो, वही मैं यहीं समझा दूंगा आपको। कार्यविधि यहाँ पे मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, आप खुद समझोगे और आपको लिखना है। देखो कार्यविधि कैसे लिखेंगे, तो भाई कार्यविधि जरा ध्यान से समझना। ये हमारा क्या है? प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। निवेशी वोल्टेज ये हमारा है निर्गत वोल्टेज। देखो लिखा है ना, निवेशी वोल्टेज ये हमारा है निर्गत वोल्टेज। निवेशी वोल्टेज कौन सा? प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, जिसमें देखो हमारा दोनों तरफ रहता है ना, जो दोनों तरफ रहता है वहाँ क्या होता है? हमारा निवेशी वोल्टेज रहता है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। तो ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है। इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक अर्धचक्र, इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक अर्धचक्र। तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, इस तरीके से ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ऐसे समझ सकते हो। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए, ठीक है, हमने क्या बोला? प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए माना यश1 धनात्मक, माना यश1 धनात्मक बोले तो ऐसे देखो, माना P जो है धनात्मक है, P धनात्मक तथा N ऋणात्मक है। क्या लिखो भाई? प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए माना P धनात्मक तथा N क्या है? ऋणात्मक है। अगर P धनात्मक है और N ऋणात्मक है तो ये कौन सा अभिनत होगा? तो ये कौन सा अभिनत होगा? P पॉजिटिव N निगेटिव, तो आप कहोगे अग्र अभिनत होगा। और जब अग्र अभिनत होगा तो ये जो डायोड है, अग्र अभिनत में डायोड जो होता है, यानी पीएन संधि डायोड जो होता है, उसमें धारा प्रवाहित होता है, जबकि उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये सब हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है। पश्चिम उत्क्रम अभिनत यानी पश्चिम वोल्टेज कह सकते हैं, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। जब वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तब जाके धारा प्रवाहित होता है। तो अगर वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा प्रवाहित हो रहा है
तो उस दशा में पश्च वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे जो संधि होती ना वह गर्म होती है, गर्म होने से वह ब्लास्ट करने का डर रहता है, तो उसको हम लोग यूज नहीं करते। यानी मिला जुला के ये कहना है कि पश्च अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है। तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए P क्या है, पॉजिटिव, N क्या है, नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो ये क्या है, अग्र अभिनत में, तो अग्र अभिनत में होने के कारण यह धारा का अनुमत करता है, ठीक है। जबकि दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए या पहले ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, जबकि पहले ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, ये ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ये हमारा P जो है, अब की बार P क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और N क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर P नेगेटिव है और N पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्क्रम अभिनत, और उत्क्रम अभिनत होने पर ये धारा को अनुमत नहीं करता है, मतलब पीएन संधि डायोड से इस बार धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। तो आपने देखा कि प्लस वाले से धारा प्रवाहित हुई, ये प्लस वाले से धारा प्रवाहित हुई, जबकि माइनस वाले से धारा प्रवाहित नहीं हुई। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर ये अगला चक्र चालू हुआ, अगला चक्र प्लस वाला जब रहेगा तो धारा प्रवाहित होगी, जबकि ये वाला जब चक्र आएगा इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यह क्रिया बार बार चलती रहती है, यह क्रिया बार बार चलती रहती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पीएन संधि डायोड यानी पीएन संधि डायोड जो होता है वह अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त होता है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझनी थी। रचना कैसे हुआ, कैसे कार्यविधि हुआ। कार्यविधि में बस सिंपल है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए P पॉजिटिव N नेगेटिव होता है तो यह धारा को अनुमत करता है, जबकि दूसरे या पहले ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए P माइनस N पॉजिटिव होता है तो यह उत्क्रम अभिनत में होता है, और उत्क्रम अभिनत में होने पर धारा को अनुमत नहीं करता है। इस प्रकार से पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे जो आपने ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाया है, क्या आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं? ऑफकोर्स लगा सकते हैं। ये जो हमने ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाया है वहाँ पे आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं। बस अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो आप ऊंचाई लगाइए, वोल्टेज कम चाहिए ऊंचाई लगाइए। वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो आप ऊंचाई लगाइए, वोल्टेज कम चाहिए तो आप क्या लगाइए, वोल्टेज कम चाहिए तो आप ऊंचाई लगाइए, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो आप ऊंचाई लगाइए, ठीक है। चलो भाई, अब इसी चीज़ को हम लोग क्या देखेंगे, पीएन संधि डायोड जो अर्ध तरंग है वह क्या हो जाए, अब की बार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। यहाँ पे क्या लिखते भाई, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। क्या सर अब यही लगभग यही चीज़ रहेगा? एकदम मेरे भाई यही रहने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको दोनों चीज़ों को एक ही वीडियो में बताऊं ताकि आपको लगे कि दोनों में कितनी सिमिलरिटी है, कितनी समानता है और कितने अच्छे तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो ये तो हमारा प्लस मतलब पीएन संधि डायोड तो है ही है हमारा। तो अब की बार एक और हमारा डायोड लग जाता है। यहाँ पे मैं एक और डायोड बना दूँ, देखो भाई ये हमारा दूसरा डायोड लग गया, ठीक है। ये देखो हमारा दूसरा डायोड, यहाँ पे मैं इसको डायोड लिख दे रहा हूँ D1। मैं इसको क्या लिख दूँ, डायोड D1, और इसको मैं बना दूँ डायोड D2। ये हमारा जो है ये क्या कहलाएगा, डायोड D1, और ये हमारा हो जाएगा डायोड D2, ठीक। जो निर्गत वोल्टेज है, निर्गत वोल्टेज अब की बार यहाँ से थोड़ा सा हटा करके ना, निर्गत वोल्टेज को देखो भाई यहाँ से हटा करके कुछ इस तरीके से लगा दिया गया है। निर्गत वोल्टेज को मैं कुछ हटा करके देखो, ये देखो देखो जरा देखो भाई, निर्गत वोल्टेज को मैं यहाँ पे हटा करके ना अब की बार कुछ इस तरीके से निर्गत वोल्टेज को मैं लगा दे रहा हूँ। देखना भाई, ये हमारा हुआ लोड प्रतिरोध है। लोड प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, RL। यहाँ से हमने यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, निर्गत वोल्टेज प्राप्त कर रहे हैं, निर्गत वोल्टेज, ठीक, निर्गत वोल्टेज। अब क्या रचना लगभग वही होने वाली है, ठीक है। रचना एकदम वही होने वाली है। देखो भाई रचना कैसे क्या होने वाली है, कैसे रचना लिखोगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के
ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ना एकदम। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ दिया जाता है। एक सेंटेंस, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ दिया जाता है तथा इसकी द्वितीयक कुंडली, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरों S1 को डायोड D1 से तथा S2 को डायोड D2 से जोड़ दिया जाता है तथा निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध RL के सिरों से प्राप्त किया जाता है RL के सिरों से प्राप्त किया जाता है। बस भाई इतनी रचना लिखनी है। जो फिगर में दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है वही आपको लिखना है रचना में। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और रिपीट, सुनते सुनते याद करो भाई। इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। अगर इसको रट्टा मारे ना तो फिर बेकार है मेरे भाई। हमने क्या बताया, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ दिया जाता है, जबकि इसके द्वितीयक कुंडली के सिरों S1 को एक डायोड D1 से तथा S2 को एक डायोड D2 से जोड़ दिया जाता है। निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध RL के सिरों से प्राप्त किया जाता है। ये इसकी रचना हो गई। रचना, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को रचना एकदम याद हो गया होगा। क्यों याद हो गया होगा? क्योंकि इससे पहले आपने देखा अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और अब की बार देख रहे हो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। अब आता है दोस्तों कार्यविधि। कार्यविधि एकदम समझो, एकदम उसी की तरह कार्यविधि में बोलने वाला हूँ। अगर उसको आपने लिखा हुआ है ना तो इसको देखो एकदम आप समझ जाओगे। इसको क्या बोलते हैं? निवेशी वोल्टेज या प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए, उसमें भी वही था, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए माना, अब यहाँ पे माना जा रहा है, माना S1 पॉजिटिव तथा S2 निगेटिव है। S1 पॉजिटिव का मतलब ये हुआ मेरे भाई, समझो जरा, S1 पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि ये वाला हमारा पॉजिटिव हुआ और ये वाला हमारा निगेटिव हुआ। अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, एकदम होगा। अगर P वाला, इसका मतलब ये वाला क्या है, P है, ये क्या है, N है, P वाला पॉजिटिव N वाला निगेटिव, तो आप बोलोगे अग्र अभिनत। P वाला निगेटिव N वाला पॉजिटिव, आप बोलोगे उत्क्रम अभिनत। अग्र अभिनत में धारा को अनुमत करता है, उत्क्रम अभिनत में धारा को अनुमत नहीं करता है। अग्र अभिनत में धारा को अनुमत करता है, धारा अपने में से प्रवाहित होने देता है या धारा को प्रवाहित होता है। उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाहित नहीं होता है, अपने में से धारा को अनुमत नहीं करता है। तो थ्योरिकली दोगे, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए डायोड D1 अग्र अभिनत में, या फिर इसे मान लो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए S1 सिरा धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक होता है। ऐसे लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। S1 सिरा धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक होता है, जिससे डायोड D1 अग्र अभिनत में तथा डायोड D2 उत्क्रम अभिनत में होता है। डायोड D1 अग्र अभिनत में तथा डायोड D2 उत्क्रम अभिनत में होता है। तो डायोड D1 धारा का अनुमत करता है, जबकि डायोड D2 धारा का अनुमत नहीं करता है। डायोड D1 धारा का अनुमत करता है, जबकि डायोड D2 धारा का अनुमत नहीं करता है। अब क्या हो जाओगे भाई, पहले प्रत्यावर्ती निवेश, अच्छा, पहले ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ये पहला धनात्मक अर्धचक्र हो गया, ये पहला ऋणात्मक अर्धचक्र हो गया। पहले ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, अब ये ऋणात्मक की बात की जा रही है, तो ये वाला जो धन है, धन की जगह हो जाएगा ऋण और ऋण की जगह पे क्या हो जाएगा, धन। अगर ये ऋण है, ये माइनस है, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर ये माइनस ये प्लस, यानी P वाला माइनस N वाला प्लस, तो उत्क्रम अभिनत। P वाला प्लस N वाला माइनस, तो कौन सा अभिनत, उत्क्रम अभिनत। तो ये हमारा होता है उत्क्रम अभिनत, ये हमारा होता है अग्र अभिनत। तो अब की बार में ये डायोड D1 धारा का अनुमत नहीं करेगा, जबकि डायोड D2 धारा का अनुमत करता है। ठीक ना। तो क्या लिख देना है, पहले ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए डायोड D1
उत्क्रम अभिनत में, जबकि डायोड D2 अग्र अभिनत में होता है। तो डायोड D1 धारा का अनुमत नहीं करता है, जबकि डायोड D2 धारा का अनुमत करता है। देखो भाई, इस वाले चक्र के लिए भी हमको धारा मिला, ये देखो धारा हमको मिला, ठीक है। इस वाले चक्र के लिए भी इसी तरीके से इस वाले चक्र के लिए भी हमको धारा मिलेगा, और ये इस लाइन के पूरा ऊपर ही है। तो ऊपर है तो ये दिखा रहा है डीसी करंट, और ऊपर नीचे दोनों रहता है, वह दिखाता है एसी करंट। ऊपर नीचे दोनों रहेगा। हमने कभी आपको बताया हुआ प्रत्यावर्ती धारा जब पढ़ा रहे थे आपको, तब हमने बताया था कि एसी और डीसी की पहचान करना। अगर आपको एक ही यानी केवल एक ही मेन मिले, चाहे केवल माइनस में चाहे केवल प्लस में, यहाँ पे सब माइनस में, अगर यही सब चीज़ केवल नीचे नीचे रहता तो तब भी आपका डीसी कहलाता। लेकिन ऊपर नीचे दोनों में रहता तो समझो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट में सीधे, चाहे सीधे प्लस में हो चाहे सीधे माइनस में हो, वह डीसी होता है। प्लस माइनस दोनों में हो, वह अल्टरनेट मतलब बदल रहा है, अल्टरनेट कर रहा है, तो वह क्या होता है, आपका एसी करंट होता है, ठीक है। तो ये हमने आपको कार्यविधि बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की रचना और कार्यविधि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत हो रही हो, अगर आप देखो, मैं यहाँ पे आपकी बात लिखा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं बार बार लिख करके ना, और लिखने में तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर भी मैं लिखने के लिए तैयार रहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मैं लिखना ना चाहूँ। मुझे आपकी बात इसलिए मैंने नहीं लिखा, मुझे लगा कि भाई देखो इतना बड़ा फिगर है, ये फिगर को मैं मिटा नहीं सकता था। इतनी छोटी सी जगह में वो थ्योरी जो मैंने बोला, वो थ्योरी इतनी छोटी सी जगह में नहीं आ पाती। इसलिए इस बार जो है मैंने थ्योरी को लिखा नहीं, क्योंकि जब तक फिगर सामने रहेगा नहीं तब तक आपको मैं थ्योरी समझा नहीं पाता। तो इसलिए फिगर पे, पूरा फिगर पे है ही है। अगर आप फिगर बढ़िया से समझ गए होगे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके स्लो डाउन में डाल करके आप चीज़ों को मेरे द्वारा जो मैं समझाया हूँ, कैसे लिखने को बताया हूँ, आप वहाँ से लिख सकते हो। लेकिन भाई नोट्स जरूर बनाना। जब नोट्स आप बनाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमें चीज़ों को कैसे हमें कम शब्दों में याद करना है, कम शब्दों में हमको पढ़ना है, और इस चीज़ को आपको बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से तैयार करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की टॉपिक आपको बहुत ही समझ में आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक भाई जरूर मानता है, ठीक ना। फिर हम लोग आपको अगली क्लास में सीखेंगे कि एलईडी। अब देखो हम लोग जो पता है, अब हम लोग देखेंगे कि जो अभी हमने पीएन संधि डायोड पढ़ा, इसका उपयोग कहाँ पर है। पीएन संधि डायोड जब भी हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग अभी तो हमने इतना पता है भाई, हमने इकाई का नाम लिखा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अभी तक हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम ही नहीं लिया। तो अब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शुरू होता है कि हम लोग एलईडी के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग सौर सेल के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग फोटो डायोड के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी अपना चैप्टर काफ़ी बचा हुआ है। अभी आपको कम से कम इस चैप्टर की 4 से 5 वीडियो मिलने वाली है, ठीक ना। ये भाई पूरे 8 नंबर का आपका है, और 8 नंबर में एक चीज़ें दूसरी चीज़ें से एकदम जुड़ी हुई है। अब ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खुद एकदम चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे कि एक वीडियो अगर आप मिस किए हो तो आपको दूसरा वीडियो समझ में नहीं आया होगा, ये पक्का है, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर वीडियो देखोगे, रेगुलर पे मतलब रेगुलर बोले तो एक के बाद एक, तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप वीडियो देख करके नोट्स बना लो, सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यही तो फ़ायदा होता है वीडियो लेक्चर में, कि जो टीचर समझाया एक बार कम समझ में आया तो वीडियो को पीछे ले जाओ, फिर से एक बार समझो, एकदम मज़ा आ जाता है, ठीक है। बाकी क्लास में आगे ऑफलाइन क्लास रहता है, उसमें क्या होता है, एक बार टीचर सुनाया, उसके बाद समझ में आया कि नहीं आया, आवाज़ आई कि नहीं आई, टीचर ने क्या बोला, हमारे कान में क्या सुनाई दिया, वो वहाँ से थोड़ा कम। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप जैसे चाहो वॉल्यूम को बढ़ा लो, वॉल्यूम को घटा लो, स्पीड को कम कर लो, स्पीड को ज़्यादा कर लो, ये सब टीचर आपके कंट्रोल में है। जैसे चाहो वैसे आप एक नहीं 4 बार पढ़ लो। और एक टीचर से अगर एक वीडियो है, आपने एक बार देखा नहीं समझ में आया, 2-3 बार देखो A to Z चीज़ें आपको बढ़िया समझ में आ जाएगी। बस केवल आप 2-3 बार देख लो बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ये टॉपिक आप कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहे। चलिए फिर मिले अगली क्लास में। चलो सबको बाय बाय।